अगला अमाउंट उससे क्या मंगाना है, ये मंगाना है। तो अगला अमाउंट इसके बाद ये वाली चीज चेक करेंगे, बनता कितना है 2000 बन जा 2000 और अवेलेबल कितना है, उसने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 4400। तो जो बनता है और जो अवेलेबल है उसमें से जो कम है, भाई बनता तो 4400, लेकिन इस वक्त का यूज ही 2000 होना है, तो 2000 ही तो एडजस्ट करेंगे। जो कम है वो एडजस्ट होगा और वही लेस हो जाएगा। कितना बचा 2400। अगला अमाउंट, अगली चीज उसे क्या पे करनी है, इस 2000 शेयर पे ये अमाउंट पे करना है। क्या बनता है 2000 बन जा 2000 और अवेलेबल है 2400, तो जो कम है वो एडजस्ट हुआ और वही लेस हो गया। अगले इसके 400 रुपये बचे बस, और अगली फीस है कितनी, अगला अमाउंट है कितना 2000 बनता था, एडवांस आया हुआ है 400, तो एडवांस में 400 लिखा जाएगा या 2000 400। क्यों, क्योंकि जो कम है वही एडजस्ट होगा और वही लेस होगा। उसका लॉजिक भी देखो अगर आपने 14,400 रुपये इंस्टीट्यूट में जमा किए हुए थे, पहली फीस इतनी बनती थी एडजस्ट हो गई, ये बनती थी एडजस्ट हो गई, ये बनती थी एडजस्ट हो गई, अब बचे ही 400 हैं। क्या आपके नाम पे ये लिखे 2000 आए हुए हैं, 2000 तो नहीं आए हुए, आपके नाम पे 400 आए हुए हैं। अगली बार जब ये अमाउंट को पे करने की बात आएगी तो आपसे कहा जाएगा 2000 बनते हैं, आपके 400 तो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ऐसा करो 1600 और दे। तो एडवांस कितने आए हुए हैं 400 ही तो हैं। चीज बच्चों, कभी कभी क्या होता है पैसा बहुत सारा आया हुआ है, मान लो यहाँ 10,000 या बहुत ज़्यादा शेयर होते और मिले उन्हें बहुत कम होते, तो बहुत सारा पैसा आया हुआ है तो हमने यहाँ एडजस्ट किया, उसके बाद कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो यहाँ पर मनी रिटर्न के नाम से एक कॉलम बना के यहाँ उस पैसे को लिख दिया जाता है। पहली चीज ये वाली चीज क्लियर है। साथ में अगर क्या बताया मैंने अभी तक कि अगर पैसा बहुत सारा है तो हम आगे 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 करते करते यहाँ के बाद रिटर्न कर देते हैं। कभी कभी साफ साफ क्वेश्चन में कहा जाता है कि नहीं, हमें केवल अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट करना, उसके बाद अगर बच भी जाए तो आपको कॉल्स पर नहीं लेके जाना, हमें रिटर्न ही करना है। तो उसके बाद यानी जैसा क्वेश्चन चाह रहे हैं हमें मार्क्स उससे चाहिए तो हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो अगर उसने कहा कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होना है तो इसके बाद के पैसे को मनी रिटर्न में डाल देंगे। साथ में एक चीज और, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजों पर प्रोरेटा लग रहा है, एक ग्रुप और है जिसके ऊपर प्रोरेटा लग रहा है, तो उसकी डिटेल भी हम साइड में यहाँ लिख लेंगे। तो जितने भी ग्रुप्स हैं प्रोरेटा के उन सबकी ये टेबल हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी सी टेबल होगी। इस टेबल को करते हम एप्लीकेशन पर जो हम थर्ड एंट्री करते थे, जो क्या थी, एप्लीकेशन पर किसी और कॉल का पैसा आने की एंट्री, उसको पूरा कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर जो भी कॉल होती है उसका नाम लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ बैंक 600 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी इन्होंने जो 6 रुपए के हिसाब से पैसे जमा किए थे 600 इंटू 3600 रिटर्न कर दिया, तो ये बैंक के नाम से आ जाएगा, कोई दिक्कत। 600 शेयर 600 शेयर थे, उनको एक भी शेयर नहीं मिला। अब इन्होंने 600 वालों ने 6 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके पैसे तो जमा करे होंगे ना, पैसे तो सबने 3000 ने सबने दिए, 2400 के जो शेयर दिए गए और उनको एक्स्ट्रा पैसा था आगे एडजस्ट किया गया वो हमने कर दिया। इन 600 का भी हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इनका जो पैसा आया हुआ है, जब इन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया तो इनका पैसा वापस देना है। तो एप्लीकेशन पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा आया था, अब रिटर्न करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कितने रुपए 600 शेयर है, कितना एक शेयर के कितने 6 रुपए, तो ये 3600 आ जाएगा। कोई दिक्कत, लॉजिकली सोचो, इतने शेयर्स को कुछ नहीं मिला तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना पैसा रिटर्न हो गया। कभी कभी यहाँ पर भी कोई अमाउंट लिखा हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडजस्ट करते करते भी पैसा बच गया तो वो भी रिटर्न कर देते हैं। तो इसको भी जोड़ लो और इसको भी ले लो, टोटल अमाउंट बैंक में आ जाएगा। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आप यहाँ देख के ये बता सकते हो कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ, टेबल देख के। जो एडजस्टमेंट करने की टेबल है वो टेबल ये वाली है, सी टेबल। इसमें अलॉटमेंट पे देखो आया, ये सारा तो आया था, अलॉटमेंट के समय कितना पैसा एडजस्ट हुआ है 2000 और 400, 2465 रुपए अलॉटमेंट के नाम के आए हैं, तो वो हमने यहाँ लिख
यहाँ तक की कोई दिक्कत? आपको ये टेबल खुद बनानी है और ये एंट्री खुद करनी है, खुद करके रखेंगे बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करना है, आगे का कुछ भी करने से पहले एक बार क्वेश्चन को सामने रख के यहाँ से यहाँ तक का फिर से एक बार खुद करना है। जब आप खुद कर लोगे उसके बाद आपको नई चीज़ आराम से समझ आएगी। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे वैसे इतनी लंबी वीडियो है पूरी देख लो, कोई बात नहीं। हम मूवी देखने नहीं आए हैं यहाँ, हम समझने आए हैं। ऑफलाइन क्लास में भी इतना होने के बाद पहले मैं जब रिटर्न में दोबारा कि पेज पलटो और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ तक करो, ऐसे ही कराती हूँ। तो हमें यहाँ पर ऑफलाइन की क्वालिटी को ही मेंटेन करना है। वो क्वालिटी कब मेंटेन होगी, जब आप साथ दोगे। तो करके रखो बच्चों। यस बच्चों, ये 3 एंट्रीज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इन 3 एंट्रीज को बनाने के बाद आगे जो हर कॉल से रिलेटेड जो एंट्रीज हमें बनानी है, हर एक की आपको याद होगा 3-3 एंट्रीज हम बनाते हैं। उनको बनाने के लिए पहले हमें नेक्स्ट टेबल डी टेबल बनानी है। बड़ी ही सिंपल है। डी टेबल किसकी बनती है? जो लोग पैसे देने में गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन में बताता है इतने लोगों ने पैसा नहीं दिया। यस बच्चों, जो डी टेबल बनती है बच्चों केवल उन लोगों की बनती है जो पैसे देने में गड़बड़ करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देखो कौन पैसे देने में गड़बड़ कर रहा है। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा है एक्स टू whom 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। जिसके को कुछ 40 शेयर दिए गए थे, वो अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। जब वो फर्स्ट भी नहीं कॉल भी नहीं दे पाया, पहले तो अलॉटमेंट नहीं दी, फिर फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो उसके शेयर फाइनली फॉरफिट हो गए। दूसरा बंदा है वाई, जिसको 72 शेयर्स दिए थे, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिटेड हो गए। बच्चों अभी तक अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता था तो हम ऐसे लिख देते थे 40 शेयर वाले ने ये दोनों नहीं दिए, यहाँ फॉरफिट। 72 वाले ने ये नहीं दिए, यहाँ फॉरफिट। ऐसे एंट्री को शो करते थे बच्चों। अब क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट आ गया, प्रोरेटा आ गया, तो हमें ये देखना है ये जो लोग हैं क्या ये प्रोरेटा वाले लोग हैं या सिंपल वाला ग्रुप है। अब देखो 2400 शेयर्स को 2000 दिए गए, यानी पूरी कंपनी में जितने भी लोग थे उन्होंने ज्यादा मांगे थे, दिए कम। यानी जिन्होंने गड़बड़ करी वो किस ग्रुप के हैं? प्रोरेटा ग्रुप के हैं। अगर जिन्होंने गड़बड़ करी है वो सिंपल ग्रुप की है तो उनकी डिटेल यहाँ लिखी जाती है। अगर कोई जो पैसा नहीं दे रहा वो प्रोरेटा ग्रुप का है तो उसकी टेबल डी टेबल बनाई जाती है। दोबारा, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, अगर वो सिंपल ग्रुप है, यहाँ पे कभी कभी सिंपल ग्रुप भी आते हैं कि 1000 वालों को 1000 दे दी गई, अगर वो उस ग्रुप के हैं तो यहाँ लिखे जाएंगे, और अगर प्रोरेटा वाले के ग्रुप के हैं तो वो यहाँ लिखे जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा वो बताएगा कि बंदा कौन से ग्रुप का है। अब आप कहोगे इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं, तो ये बताओ इस क्वेश्चन में जितने भी लोग हैं सभी लोगों पे प्रोरेटा लग रहा है, तो नेचुरली जितने भी शेयर होल्डर थे 2400 वालों को सारे शेयर दे दिए गए 2000, तो सारे के सारे इसी कैटेगरी के पार्ट है ना। अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो वो इसी ग्रुप के होंगे, यानी प्रोरेटा ग्रुप के होंगे, तो इनकी टेबल डी बनेगी। यहाँ तक क्लियर? अब देखेंगे बच्चों डी टेबल बनाने के लिए हमें ये 2 चीजें जाननी जरूरी है, सी के लिए भी और डी के लिए। सी के लिए ये पता होगा उसी की मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, और ये पता होगा उसी की तो सारी मल्टीप्लाई कर करके ये आएगा। तो सी टेबल बनाने के लिए या डी टेबल बनाने के लिए हमें ये 2 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। सी की तो हमें दोनों पता होती हैं, लेकिन जब डी बनाते हैं तो इनमें से कोई एक दी होती है। तो ध्यान से समझना बच्चों, डी टेबल अब हम बनानी शुरू करेंगे। डी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, x टू whom 40 शेयर वर अलॉटेड। क्वेश्चन में हमें x की डिटेल बतानी है। 40 शेयर अलॉट हुए थे, तो इनमें से किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? इसकी। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं? 40। हमेशा क्वेश्चन में या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, दूसरी चीज निकालनी है। तो 40 गिवन है, हमें ये बताना है, तो पहले इस बंदे के ग्रुप पे जाओ। ये जो 40 शेयर वाला वो किस ग्रुप का है? ये। इसमें से हमें अलॉटेड निकालना है या अप्लाइड? अप्लाइड निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसे ऊपर रखो, दूसरी चीज को नीचे रखो। इनटू में जितने ये दिए हुए, दूसरी चीज जो भी दी हुई है वो रखो। इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप 48 आ गया। यानी इस बंदे ने मांगे कितने थे? 48, और इसे मिले कितने? 40। सेम इसी तरह जरूरी नहीं है वो अलॉटेड बोले, वो ये कहते हैं एक एक्स जिसने 48 मांगे थे उसने ये पैसा नहीं दिया, 48 मांगे थे, इसका ग्रुप देखो ये है।
हमें टेबल बनाने के लिए ये और ये पता होना चाहिए, ये पता करना है। तो जो चीज पता करनी है उसे ऊपर रखो, 2000/2400, जो चीज पता करनी है वो ऊपर, दूसरी चीज नीचे, फिर गिवन वाली चीज। इसको काटा 42 20 40, यानी 48 मांगे थे तो 40 पता चलिए, 40 मिले थे उसे, तो उसे कितने मांगे थे ये पता लगा दिया। तो इसमें से हर क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, दूसरी हमें निकालनी होती है। क्या करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखो, दूसरी चीज नीचे, और जो दूसरा अमाउंट दिया है वो लिख के। अब हमें इस बंदे की ये दोनों चीजें पता चली। क्या आप टेबल सी बना सकते हो? डी तो छोड़ो, डी बाद में बात करते हैं। क्या आप टेबल सी कंप्लीट कर सकते हो बच्चों? तो देखेंगे 48 शेयर पे इस बंदे ने 6 रुपए के पैसे हिसाब से पैसे जमा किए, तो 6 के हिसाब से 48 6 288, तो इसके कितने रुपए जमा हुए? 288। कोई दिक्कत? 48 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से इसने पैसे जमा करे, कितने जमा हुए? 288। अब आगे की फीस इसने किस हिसाब से मांगी गई? 40 के हिसाब से। वही पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जो बनता है और जो अवेलेबल है उसमें से जो छोटा है वो एडजस्ट करेंगे और वही लेस करेंगे, ये मूल मंत्र है। हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे 48 शेयर पे इसने 288 रुपीज जमा कराए। अब उसकी आगे की फीस किस हिसाब से ली जाएगी? इन 40 शेयर के हिसाब से। तो मूल मंत्र क्या था हमारा? क्योंकि अभी तो हमें सी टेबल ही बनानी है, मूल मंत्र था जो बनता है और जो अवेलेबल है उसमें से जो कम होगा वो एडजस्ट होगा और वही लेस होगा। तो बनता कितना है? 45 200 और अवेलेबल है 288, तो जो कम है वो एडजस्ट हुआ और वही लेस हुआ। यानी 200 रुपये फीस एडजस्ट करने के बाद अभी भी 88 रुपीज बचे। अगली फीस कितनी बनती है? 40 बन जाए, 40 है 88, तो इस मंथ में कितनी फीस लिखी जाएगी? 40 ही तो लिखी जाएगी। 88 लिख सकते हैं क्या? नहीं। लॉजिकली भी मूल मंत्र बना क्यों है? लॉजिक को ध्यान में रख के। तो 40 एडजस्ट होगी। अब कितने एडवांस बचे? 40 तो इस महीने की फीस में आ गया, 48 अभी भी बची। अगली फीस 40 बन जा 40, वो लेस किया, 8 रुपये अभी भी बचे। जब 8 बचे थे यहाँ 48 एडजस्ट कर सकते थे क्या? नहीं, यहाँ की फीस ही 40 थी। तो अब अगली फीस है 40, लेकिन पैसे अवेलेबल कितने? केवल 8 रुपए ही है। तो आपके एडवांस में कितने डालेंगे? 8। तो जब भी डी टेबल बनानी होती है बच्चों, तो पहले सी टेबल एक्स की कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ हल्की सी डॉटेड लाइन मैंने खींच ली ताकि पता चल जाए ये वो पैसा है जो पहले से आ गया था, एडजस्ट हुआ है। इस पैसे को कैसे एडजस्ट किया? अब जब अलॉटमेंट का पैसे की कॉल बनेगी, ये तो हमने शुरू में ही बना ली टेबल। अब 40 बन जा 40 के हिसाब से आने थे, ये पैसा तो पूरा आया हुआ है। फिर 40 बन जा 40, यहाँ 8 रुपए आए हुए हैं, बचे कितने? 32। वो बंदा बाद में कितने जमा कराएगा? 8 तो ऑलरेडी आए हुए हैं ना, तो 32 इसे जमा कराने। इसीलिए मैंने जो 2 लाइनें रखी थी ना, वो इसीलिए रखी थी कि ताकि नीचे ये भी हिस्सा अलॉटमेंट का ही हो गया। दोबारा ये लाइन तो हमने इसलिए खींची, ये ऊपर वाला पैसा जो एडजस्ट हुआ। अब अलॉटमेंट का इस समय का 40 बनता है, 8 आया हुआ, 32 आएगा, यहाँ लिख दिया इसी के नीचे, क्योंकि ये दोनों लाइनें अलॉटमेंट की है, प्लेन वाली भी और ये वाली भी। अब अगली फीस 42 जा 80, अगली फीस 41 जा 40। ये अब क्वेश्चन में वो बताएगा कि जब हमने टेबल पूरी कर ली, क्वेश्चन में उसने बताया है साफ साफ, आप क्वेश्चन पढ़ो कि x to whom 40 शेयर और अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी दे ही नहीं पाया। तो ये बताओ बच्चों, ये नहीं दी, ये नहीं दी, ये दोनों ही नहीं दी। ये तो उसकी ऑलरेडी आई हुई थी, ये तो पहले से ही पैसा था ना हमारे पास। तो उसने अलॉटमेंट अगर नहीं दी तो उसका कितना पैसा नहीं आया? ये वाला, केवल ये नहीं आया। और उसके बाद वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ये दोनों ही पैसे नहीं दिए, तो यहीं पर उसके शेयर फॉरफिट हो गए, एरर लगा। अगली कॉल की बात ही नहीं आई। तो हमने पहले सी टेबल कंप्लीट करी, फिर सी के बाद ये देखा कि अलॉटमेंट पे कितना आना था, 8 हटा के 32 आने थे, वो नीचे लिख दिए, फिर ये लिख दिए। फिर क्वेश्चन पढ़ के देखा, जिस चीज को वो कह रहा नहीं आया उसके आगे क्रॉस लगा। ये वाली टेबल पूरी करो और एक बार वाई की भी ट्राई करो, आप कितनी बना पाते।